अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम अमोर अमेरिका का जो पार्ट 2 है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैंने पार्ट 1 जो है वो बनाया है क्योंकि वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई थी। तो आज जो है वो हम सेकंड पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। पहले पार्ट के अंदर हमने फर्स्ट 3 स्टैंज़ा को डिस्कस किया था और आज हम जो है वो जो 3 स्टैंज़ा रह गए हैं उनको जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और फर्स्ट वीडियो को लिंक जो है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। हम जो है वो स्टैंज़ा 4 को स्टार्ट करते हैं। तो स्टैंज़ा 4 है, लाइफ वॉज नॉट लॉस्ट माई ग्रासलैंड ब्रदर्स बट इन द फॉरेस्ट लाइक अ वाइल्ड रोज़। यहाँ पे जो फॉरेस्ट है वो रिप्रेजेंट करता है नेचुरल वर्ल्ड को और वाइल्ड रोज़ जो है वो सिम्बलाइज करता है ब्यूटी को, रिजाइलेंस को। इस लाइन का मतलब है कि डिफ़िकल्ट और चैलेंजिंग सिचुएशन के अंदर कुछ ब्यूटीफुल और स्ट्रॉन्ग जो है वो ग्रो कर सकता है। ये मैसेज है होप का और रिजाइलेंस का, और ये सजेस्ट करता है कि नो मैटर व्हाट चैलेंजिंग वी फेस, कहते हैं कि हमारे पास कैपेसिटी है कि हम सरवाइव कर सकते हैं। और मैंने आप लोगों को जब पोइम स्टार्ट हुई थी तब भी मैंने ये बात बताई थी कि इन्होंने अपनी पोइट्री के थ्रू जो है वो लोगों को इंस्पायर करने की और मोटिवेट करने की कोशिश की है कि वो इनके साथ ज्वाइन हों और स्ट्रगल करें एक बेटर वर्ल्ड के साथ। तो यहाँ पे इन लाइन के अंदर भी ये जो लाइंस हमने दो पढ़ी हैं स्टैंज़ा 4 की, उन लाइंस के अंदर भी जो है वो कहते हैं कि हम सरवाइव कर सकते हैं, हमारे पास कैपेसिटी है कि हम कोई मैटर नहीं है कि कौन सी चैलेंजेस जो हैं वो हम फेस कर रहे हैं। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं, तो यहाँ पे ये लोगों को जो है वो इंस्पायर कर रहे हैं और मोटिवेट कर रहे हैं कि वो उनके साथ आएँ और उनके साथ मिल के जो है वो स्ट्रगल करें और इन सारी मुश्किलात का जो है वो हम फेस कर सकते हैं और इन मुश्किलात में से हम सर्वाइव कर सकते हैं। लाइन 6 है, अ क्रिम्सन ड्रॉप फेल। क्रिम्सन यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है कलर ऑफ ब्लड को, लाइफ को भी करता है और इसके अलावा विटालिटी को भी। और यहाँ पे जो वर्ड ड्रॉप है वो सजेस्ट करता है स्मॉल, सिंगुलर और प्रीशियस थिंग को। और जो फेल है वो इम्प्लाई करता है सेंस ऑफ ग्रेविटी को, डिसेंट को और रिलीज को। ये लाइन जो है वो हमें सजेस्ट करती है वॉयलेंस और कॉन्फ्लिक्ट के इम्पैक्ट को, जिससे जाहिर होता है कि ये सोसाइटी की फाउंडेशन तक पहुंचता है और सोसाइटी पर गहरा असर डालता है। और यहाँ पे किस चीज़ की बात कर रही हूँ मैं? वॉयलेंस की, कि जो वॉयलेंस है वो सोसाइटी की फाउंडेशन तक जो है वो पहुँचता है और सोसाइटी पर बहुत बुरा इम्पैक्ट जो है वो उसका होता है। नेक्स्ट लाइन है, एंड अ लैम्प मेड ऑफ क्ले वाज क्विंच्ड। लैम्प मेड ऑफ क्ले रिप्रेजेंट करता है अर्थली और ह्यूमन मेड सोर्स ऑफ लाइट को। क्विंच्ड मतलब होता है बुझा देना या दिया, या मतलब किसी चीज़ को बुझा दिया। इस लाइन का मतलब है कि जो सोर्स थे लाइट के, गाइडेंस के या फिर होप के, जो अचानक उनको फोर्सफुली जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। आप एग्जांपल ले लें एक कैंडल की, कि उसकी कितनी एक छोटी सी लाइट होती है कि अगर वो ज़्यादा हवा चले तो हवा के चलने की वजह से उसकी लाइट जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो वो लोग जिनके पास थोड़ी बहुत होप है, जिनके पास गाइडेंस है, थोड़े बहुत सोर्सेज हैं, के सोर्सेज को, उनकी गाइडेंस को, उनके पास जो होप है, उनकी उस होप को जो है वो फोर्सफुली उनको ख़त्म कर दिया जाता है। और अब चीज़ें डार्क और डिफ़िकल्ट जो है महसूस होती दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे पोइट हमें ये चीज़ शो करवाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अब यहाँ पे देखें ना, उन्होंने कहा है कि लाइट जो है उसको क्या कर दिया गया है, उसको ख़त्म कर दिया गया है, मतलब उनकी जो होप है उसको ख़त्म कर दिया गया है। तो लाइट के बगैर या फिर होप के बगैर जो है जो भी चीज़ होगी वो आपको डार्क फील होगी, आपको डिफ़िकल्ट जो है वो फील होगी। नेक्स्ट लाइन है, लाइन नंबर 8, आई एम हेयर टू टेल अ स्टोरी। यहाँ पर नरेटर जो है, जहाँ पे हमारा जो पोइट है, यहाँ पर हमें स्टोरी बताने वाला है कोई। नेक्स्ट लाइन है, आई साउड यू माई फादर। यहाँ पे जो आई है वो रिप्रेजेंट करता है प्रोटैगनिस्ट को, यहाँ पे सेल्फ को, और हम ये कह सकते हैं इंडिविजुअल को भी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। और साउट जो है वो सिंबलाइज करता है सर्चिंग को, लॉन्गिंग को। और यहाँ पे जो माई फादर है, ये तो अपने तौर पर ये फादर को भी सिंबलाइज कर रहा है कि जो घर का अथॉरिटी मेंबर होता है उसको। इसके अलावा ये सिंबलाइज करता है जो पेट्रोरिकल हेरिटेज है उसको, अथॉरिटी को, सोर्स ऑफ विजडम को। यहाँ पर पोएट जो है वो एक्सप्रेस कर रहा है डिज़ायर को, और डिज़ायर किसकी? फॉर पैटर्नल गाइडेंस और मेंटोरशिप की। और सर्च कर रहा है सेंस ऑफ आइडेंटिटी को, बिलोंगिंग्स को। इसके अलावा वो कनेक्शन फाइंड कर रहा है अपने फादर के साथ और फादर लाइक फिगर के साथ, और तलाश कर रहा है विजडम को, कंफर्ट को, सपोर्ट को। यहाँ पे इस लाइन के अंदर हम ये कह सकते हैं कि हमें जो थीम जो है वो यहाँ पे इस लाइन के अंदर रिप्रेजेंट किए गए हैं, फैमिली का, हेरिटेज का, लेगेसी का। ठीक है। नेक्स्ट लाइन है लाइन नंबर 10 इसी स्टैंजा की, वॉरियर यूथ ऑफ शैडो एंड ब्रॉन्ज। वॉरियर बेसिकली रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेंथ को और करेज को, और जो यूथ होता है वो सिंबलाइज करता है एनर्जी को, पोटेंशियल को। और थर्ड जो वर्ड है यहाँ पे शैडो का,
वो आपको यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है मिस्ट्री को, सीक्रेसी को और अननाउन को। और जो लास्ट वर्ड है ब्रॉन्ज, वो रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेंथ को, कनेक्शन टू द अर्थ और एंशियंट ट्रेडिशन के साथ। यहाँ पे क्या बात की गई है, यहाँ पे जो वॉरियर यूथ है, यहाँ पे मतलब जो यंग हीरो हैं, यहाँ पे जो चैम्पियन है जिनके पास स्ट्रेंथ भी है और मिस्ट्री भी है, और जो न्यू जनरेशन का लीडर जो है वो चेंजिंग लेकर आए। मतलब यहाँ पे जो यंग जनरेशन है उनकी बात की जा रही है कि जो न्यू जनरेशन्स हैं उनका कोई लीडर जो है वो उनके लिए चेंजिंग लेके आए, मतलब उसके अंदर दोनों चीज़ें हों। एक तो पास्ट के बारे में वो विजडम हो और मिस्ट्री हो, पास्ट के बारे में उसके पास विजडम हो और प्रेजेंट के बारे में उसके पास मिस्ट्री हो। वो एक पावरफुल वॉरियर हो जो लोगों को ऑपरेट करे शैडोज़ में। मतलब यहाँ पे एक न्यू जनरेशन की बात की जा रही है कि एक न्यू जनरेशन का बंदा आए जो उनको लीड करे, उनके लिए चेंजिंग लेके आए, ठीक है, जिसके पास पास्ट के बारे में भी नॉलेज हो और प्रेजेंट के बारे में कि उसके पास मिस्ट्री हो, कि वो लोगों को शैडो के अंदर लेके चले, एक पावरफुल वॉरियर हो। नेक्स्ट लाइन है आई साउट यू फ्रॉम द हारमनी ऑफ बैफलो। यहाँ पे हारमनी सजेस्ट करता है बैलेंस को और यूनिटी को, और जो बैफलो है बेसिकली भैंसों कहते हैं, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ रिप्रेजेंट करती है यहाँ पे अबंडेंस को और प्रोस्पेरिटी को, यहाँ पे वो शो कर रहे हैं। पोइट जो है इन लाइन के अंदर हमें ये शो करवा रहा है कि वो एक ऐसी जर्नी पर है जहाँ पर वो फाइंड कर रहा है सेंस ऑफ बैलेंस को, यूनिटी को अपने साथ और दूसरों के साथ। इसके अलावा वो कनेक्शन को फाइंड कर रहा है नेचुरल वर्ल्ड और जो एंसेस्ट्रल ट्रेडिशंस हैं उनके साथ। नेक्स्ट लाइन है टू द स्क्रॉच सैंड ऑफ अर्थ एंड, यहाँ पे जो वर्ड है स्क्रॉच उसको करता है ये वर्ड पनिशमेंट को, सफरिंग को, इंटेंस हार्डशिप को। इसके अलावा जो अर्थ एंड है वो सिम्बलाइज करता है अ प्लेस ऑफ एक्सट्रीमिटी वेयर द लैंड मीट्स द स्काई और सी। इस लाइन का मतलब है कि नरेटर एक ऐसी जर्नी पर है जहाँ पर मुश्किलात हैं, तो वो फेस कर रहा है इंटेंस हार्डशिप को। जो पीछे वाली लाइन थी उसके अंदर हमने देखा ना कि पोइट ऐसी जर्नी पे है जहाँ पे वो फाइंड कर रहा है बैलेंस को, यूनिटी को। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि जब नरेटर अपनी जर्नी पर है तो वहाँ पर उसको डिफ़िकल्टीज पेश आ रही हैं, तो वहाँ पर वो फेस कर रहा है इंटेंस हार्डशिप को। नेक्स्ट लाइन है टू द मिस्ट ऑफ मैस्ट एंटार्क्टिक लाइट। मिस्ट रिप्रेजेंट करता है मिस्ट्री को, ऑब्सक्योरिटी को, और मैस्ट यहाँ पे सजेस्ट करता है कंसंट्रेशन को और इंटेंसिटी को। और अंटार्कटिक जहाँ पर 6 महीने सन निकलता है और जो 6 महीने है वो नहीं निकलता है, तो अंटार्कटिक लाइट जो है वो हमें कह लें कि सिम्बलाइज कर रही है एक तरह से होप और गाइडेंस। मतलब जो लाइट है अंटार्कटिक लाइट, यहाँ पे जो वर्ड है वो लाइट यहाँ पे सिम्बलाइज कर रहा है होप को और गाइडेंस को, और जो अंटार्कटिक है वो रिमोटनेस, एक्सट्रीमिटी और हार्शनेस को जो है वो यहाँ पे रेफर कर रहा है। अगर हम मेटाफोरिकली देखें तो इस लाइन का मतलब है नरेटर फाइंड कर रहा है जर्नी को किसी अननाउन पर्सन के हार्ट की तरफ, जहाँ पर स्पीकर तलाश कर रहा है या तलाश करना चाहता है गाइडेंस को, स्पिरिचुअल कनेक्शन को और इसके अलावा इल्यूमिनेशन को। और एंटार्कटिक जो लाइट है ये रिप्रेजेंट करता है जहाँ पर एक ब्यूटीफुल और अनफॉरगिविंग दोनों तरह के सर्कल्स का सामना करना पड़ता है, जहाँ पर स्पीकर अपनी लिमिट्स और अपनी एग्जिस्टेंस की मिस्ट्री का सामना करता है। नेक्स्ट लाइन है एंड थ्रो क्लिफ साइड वॉरंस। क्लिफ साइड जो है ये चट्टान के जो किनारे होते हैं ना उनको कहा जाता है, और क्लिफ साइड यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है डेंजर को, सॉलिडिटी को, और वॉरन यहाँ पे जो है वो सिम्बलाइज करता है नैरो को, अंडरग्राउंड टनल, और इसके अलावा हिडन कम्युनिटीज़ को और सीक्रेट सोसाइटीज़ को भी यहाँ पे रेफर कर रहा है। स्पीकर, हम नेक्स्ट जो लास्ट लाइंस थी हमने उनके अंदर देखा कि वो एक ऐसी जर्नी पर है और जहाँ पर वो जो है वो डिफ़िकल्टीज़ को फेस कर रहा है। अब यहाँ पे जो जर्नी है जहाँ पर क्या है क्लिफ साइड है, जहाँ पर नाहमवार चट्टान से जो है वो गुजर रहा है, छुपी हुई जगह पर जा रहा है। जो चैलेंजेस वो फेस कर रहा है वो एक तब्दीली का बायस होंगे, मतलब वो जो चैलेंजेस फेस कर रहा है, जो डिफ़िकल्टीज़ वो फेस कर रहा है वो क्या होगी, वो चेंजिंग लेके आएंगी इस कंट्री के अंदर। नेक्स्ट लाइन है ऑफ सीरीन वेनेजुएलन शेड। यहाँ पे जो सीरीन है वो रिप्रेजेंट करता है पीसफुलनेस को, ट्रैंक्विलिटी को, कामनेस को, स्टिलनेस को, और जो वेनेजुएलन है वो सिंबलाइज करता है विब्रेंट कल्चर को, रिच हेरिटेज को। यहाँ पे जो वर्ड शेड है वो रिप्रेजेंट कर रहा है रिफ्यूज और प्रोटेक्शन को। अब ओवरऑल मीनिंग देखें तो जो हमें पोइट है वो ये कह रहा है कि वो फाइंड कर रहा है रिफ्यूजी को और सोलिस फाइंड कर रहा है एक पीसफुल और कामिंग इन्वायरमेंट में, जहाँ पर सूथिंग एटमॉस्फेयर होगा और वेनेजुएलन की नेचुरल ब्यूटी होगी। यहाँ पे वेनेजुएलन जो है ये कंट्री भी है साउथ अमेरिका के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट लाइन है और परहैप्स इट वाज यू आई साउट। अब यहाँ पर स्पीकर अपनी मोटिवेशन से जो है वो क्वेश्चन कर रहा है और ये फील कर रहा है कि उसका जो सफ़र है या उसकी जो सर्च है वो शायद किसी से, किसी दोस्त से या किसी रिलेटिव से जो है वो उसका कनेक्शन कायम करने की जो उसकी ख्वाहिश है उस वजह से चल रहा है। नेक्स्ट लाइन है न्यूपिटल ब्लूम इनडोमिटेबल मेन। न्यूपिटल
बेसिकली वेडिंग सेरेमनी को कहा जाता है, और इनडोमिटेबल जो है वो स्ट्रॉन्ग, ब्रेव, अनब्रेकेबल को कहा जाता है। और यहाँ पे जो वर्ड मेन है उसका मतलब होता है कि कुछ मैमल्स जो होते हैं जिनकी गर्दन के इर्द गिर्द बाल होते हैं, यानी आप लॉयन देख लें, हॉर्स देख लें। अब इस लाइन के अंदर यहाँ पे पोइट जो है वो रिप्रेजेंट करता है लाइन को स्ट्रॉन्ग और अनब्रेकेबल स्पिरिट की तरह। और ये चीज़ हम कह सकते हैं कि रिप्रेजेंट कर रही है उसकी रिजाइलेंस को, उसके करज को, और करज जो है वो स्पीकर के एंसेस्टर्स की। अगर हम फुल मीनिंग देखें तो पोइट सेलिब्रेट कर रहा है इंडिजीनियस कल्चर को, सॉरी इंडिजीनियस हेरिटेज को, शो कर रहा है ब्यूटी को, स्ट्रेंथ को इंडिजीनियस कल्चर के। ठीक है। लास्ट लाइन है कैमन मदर्स माटल डव। यहाँ पे जो कैमन है वो एक बेसिकली एक टाइप ऑफ क्रोकोडाइल है जो कि सिंबलाइज करता है स्ट्रेंथ को, प्रोटेक्शन को, और यहाँ पे जो मदर है वो रिप्रेजेंट करता है नर्चरिंग केयर और फर्टेलिटी को। अगर हम दोनों वर्ड को मिला के देखें, जो कैमन मदर है वो सिंबलाइज करता है पावरफुल, प्रोटेक्टिव और नर्चरिंग एंसेस्टर फिगर को, और डव जो है वो आप लोगों को पता है कि ये रिप्रेजेंट करता है पीस को और लव को, और मेटल यहाँ पे जो ऐड कर देती है एक लेयर ऑफ स्ट्रेंथ, मॉडर्निटी टू द इमेज। और मेटल डव जो है वो दोनों वर्ड मिल के सिंबलाइज कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग, पीसफुल और लविंग एंसेस्ट्रल स्पिरिट को। यहाँ पे ब्लेंड किया गया है प्रिमिटिव और मॉडर्न, नेचुरल और आर्टिफिशियल को। और इसके अलावा ट्रांसफॉर्मेशन जो है नेचुरल इंस्टिंक्ट्स की थ्रू टेक्नोलॉजी, वो जो है वो यहाँ पे हमें शो करवाई गई है। अब हम नेक्स्ट स्टैंजा नंबर 5 जो है वो देखते हैं। फर्स्ट लाइन है आई द इन कैन फ्रॉम द मायर। यहाँ पे जो पोइट है अपने आप को आइडेंटिफाई करता है एज अ इन कैन, और कनेक्ट करता है अपने आप को इन कैन से, उसके एम्पायर से और उसके कल्चर से। और जो इन कैन के लोग थे वो जाने जाते थे उनके इम्प्रेसिव आर्किटेक्चर, टेक्सटाइल और जो स्पिरिचुअल उनकी जो प्रैक्टिसेस थी ना, उनकी वजह से। तो यहाँ पे बेसिकली उन लोगों के साथ खुद को जो है रेफर कर रहा है उनके कल्चर से। जो मायर है वो यहाँ पे इसका मतलब है स्वैम्पी और बोगी एरिया। और इसके अलावा ये इम्प्लाई करता है प्लेस ऑफ डार्कनेस को, डिफ़िकल्टी को और स्ट्रगल को भी। मतलब यहाँ पे पोइट हमें प्राउडली क्लेम कर रहा है इन कैन के हेरिटेज के बारे में, और पोइट जोर दे रहा है यहाँ पे इंडिजीनियस कल्चर की रूट्स पर, क्योंकि वो अपनी रूट से कनेक्टेड है। नेक्स्ट लाइन है टच द स्टोन एंड सैड। अब यहाँ पे टच द स्टोन मतलब यहाँ पे जो स्पीकर है, जो पोएट है हमारे, वो क्या हमें बता रहे हैं कि वो टच कर रहा है स्टोन को फिजिकली, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो तलाश कर रहा है कनेक्शन टू द अर्थ और एंसेस्ट्रल आर्टिफैक्ट्स, या फिर जो उसका लिंक है उसके हेरिटेज की तरफ उसको। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि पोइट फाइंड कर रहा है इंटीमेट कनेक्शन को अपने हेरिटेज के साथ, इसके अलावा वर्ल्ड के साथ, और वर्ल्ड जो है उसके इर्द गिर्द उसके साथ। नेक्स्ट लाइन है हु अवेट्स मी एंड आई क्लोज्ड माई हैंड। यहाँ पे हु अवेट्स मी क्वेश्चन यहाँ पर क्रिएट किया गया है जानने के लिए अपनी डेस्टिनी, उसकी लाइफ का पर्पस और गाइडेंस, जिसे वो तलाश कर रहा है। हम ये कह सकते हैं कि पोइट तलाश कर रहा है आंसर्स अपनी प्लेस के बारे में इस वर्ल्ड के अंदर। इसके अलावा इसका जो कनेक्शन है उसके हेरिटेज के साथ, और इसके अलावा अपनी लाइफ का जो पर्पस है उसको फाइंड कर रहा है, उसके लिए आंसर तलाश कर रहा है। नेक्स्ट लाइन है ऑन अ फिस्टफुल ऑफ एम्प्टी क्रिस्टल सैंड। यहाँ पे जो फिस्टफुल है वो रिप्रेजेंट करता है सेंस ऑफ ग्रैस्प को, कंट्रोल को, और यहाँ पे जो एम्प्टी है वो इम्प्लाई कर रहा है लैक को और सेंस ऑफ हॉलोनेस को, और जो क्रिस्टल वर्ड है वो रिप्रेजेंट कर रहा है या सजेस्ट कर रहा है क्लैरिटी को, प्योरिटी को और ब्यूटी को। सैंड जो फ्लीटिंग और जो इनफाइनाइट जो है ना उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे जो पोइट है उसने क्या किया हुआ है कि उसने होल्ड किया हुआ है सैंड को अपने हाथ के अंदर, और सैंड क्लियर है, लेकिन ये क्या है, ये इम्प्टी है, क्योंकि जब आप अपने हाथ को सैंड को अपने हाथ में पकड़ेंगे तो वो हाथ से बाहर निकल जाएगी। मतलब पोइट यहाँ पर कुछ ऐसा सच कर रहा है जिसको ढूंढना मुश्किल है, ऐसी चीज़ को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है जो स्लिप कर रही है। नेक्स्ट लाइन है बट थ्रो जिपोटिक फ्लावर्स आई वॉक्ड। यहाँ पे बट थ्रो जो है उसको ये वर्ड इंडिकेट करता है, कंट्रास्ट करता है, और न्यू डायरेक्शन को जो है वो इंडिकेट करता है। और जो जिपोटिक फ्लावर्स हैं वो एक इंडिजीनियस कल्चर है मैक्सिको के अंदर, जो कि जाने जाते हैं विब्रेंट टेक्सटाइल और कनेक्शन जो है उनका नेचर के साथ, उसकी वजह से। नेक्स्ट जो वर्ड है आई वॉक्ड, ये जो है वो स्पीकर की मूव जो कर रहा है वो फॉरवर्ड, उसको जो है वो रेफ़र कर रहा है। पोइट ऐसा वे तलाश कर रहा है जहाँ उसको उसके इर्द गिर्द ब्यूटी हो, और जो सिंबल है जिपोटिक फ्लावर का वो रिप्रेजेंट करता है कनेक्शन को उसकी रूट के साथ। नेक्स्ट लाइन है लाइन 6 एंड स्वीट एज अ डो वाज द लाइट। डो सिम्बलाइज कर रहा है जेंटलनेस को, इनोसेंस को, और जो स्वीट है वो ऐड करता है सेंस ऑफ डिलाइटफुल को, लाइट रिप्रेजेंट करता है अंडरस्टैंडिंग को, अवेयरनेसेस को। और लाइट जो थी सॉफ्ट थी, जेंटल थी और कंफर्टिंग थी, और डो की तरह हाश किस्म की नहीं थी। नेक्स्ट लाइन है
एंड लाइक अ ग्रीन आइलेट द शेड। ग्रीन सिंबलाइज करता है ग्रोथ को, हार्मनी को और बैलेंस को, और आइलेट जो है वो सिंबलाइज करता है, सॉरी रिप्रेजेंट करता है प्रोटेक्शन को, शेल्टर को, और जो शेड है वो रिप्रेजेंट कर रहा है या सिंबलाइज कर रहा है रेस्ट को, कंफर्ट को और प्रोटेक्टिव कवरिंग को। यहाँ पे जो शेड एक जेंटल की तरह है जो कि कामिंग और पीसफुल प्रोवाइड कर रहा है, पीसफुल प्लेस। अब हम नेक्स्ट लास्ट वाला स्टैंजा जो है वो डिस्कस करते हैं। लास्ट स्टैंजा जो है उसकी फर्स्ट लाइन देखिए, माइन लैंड अननेम्ड नॉट अमेरिका नॉट येट। यहाँ पे नॉट अमेरिका मीन्स के उसका कोई नेम नहीं है। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं एक होप जो है वो हमें फ्यूचर के लिए शो की गई है, जहाँ पे जो लैंड है उसकी आइडेंटिटी जो है उसको एक्नॉलेज किया जाएगा। उस चीज़ को ये चीज़ जो है, ये लाइन जो है वो रेफर कर रही है। नेक्स्ट लाइन है लाइन नंबर 2, इक्विनेशियल वर्ब पर्पल स्पेयर। ये जो वर्ड है इक्नोक्शियल रिलेटेड करता है ऑफ डे एंड नाइट के साथ, और जो वर्ब है वो एनर्जी को और क्रिएटिविटी को यहाँ पे रेफर करता है, और जो पर्पल है वो कलर पर्पल, मतलब यहाँ पे जो सिंबलाइज करता है विजडम को, लग्जरी को और क्रिएटिविटी को। यहाँ पे एक पावरफुल और क्रिएटिव मोमेंट, बैलेंस एनर्जी की, जो कि फुल ऑफ एनर्जी और फुल ऑफ बैलेंस है, उस चीज़ की यहाँ पे बात की गई है। नेक्स्ट लाइन है फ्रॉम द अर्थ एंड रूट्स योर फ्रेगनेंस रोज थ्रो मी। यहाँ पे जो अर्थ एंड रूट्स है का मतलब है कि ये चीज़ सजेस्ट कर रही है कनेक्शन टू द नेचुरल वर्ल्ड और स्टेबिलिटी की तरफ, और फ्रेगरेंस जो है वो रिप्रेजेंट करती है प्लीजेंट और सॉरी स्वीट सेंट, ऑफन जो एसोसिएट की जाती है इमोशनल और मेमोरीज के साथ, ठीक है। इसके अलावा जो वर्ड है रोज फ्रो मी, वो अपवर्ड मूवमेंट को, जैसे लाइक फ्रेगरेंस की तरह, जैसे फ्रेगरेंस जो है वो हवा के अंदर आते ही किस तरह जो है वो स्प्रेड कर जाती है, तो उस चीज़ को यहाँ पे जो है वो कह रहा है। यहाँ पे नेचुरल और जो स्वीट प्रेजेंस है रोज़ की, वो कनेक्ट कर रही है पोइट को नेचर के साथ। पोइट कह रहा है ये स्वीट सी जो खुशबू है वो टच कर रही है मेरे साउल को, मेरे हार्ट को, मतलब पोइट का कनेक्शन यहाँ पे दिखाया गया है नेचर के साथ। नेक्स्ट लाइन है लाइन टू द कप फ्रॉम विच आई ड्रैंक टू द स्लाइटेस्ट। यहाँ पे जो कप है वो सोर्स ऑफ नरिशमेंट और कंफर्ट को जो है वो रेफर कर रहा है, और जो ड्रैंक है वो इम्प्लाई करता है डीप कनेक्शन को, और स्लाइटेस्ट रेफर कर रहा है स्मॉल को। यहाँ पर पोइट कह रहा है कि मैं थैंकफुल हूँ स्मॉलेस्ट थिंग्स का जो हेल्प करती हैं, या फिर ये कह लें पोइट कह रहा है कि मैं अप्रिशिएट करता हूँ हर उस चीज़ को जो मुझे नरिश करती है, चाहे वो छोटी ही क्यों ना हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब यहाँ पे पोइट ये चीज़ जो है वो हमें शो करवाने की कोशिश कर रहा है कि उसको छोटी सी छोटी चीज़ भी जो है वो उस चीज़ को अप्रिशिएट करता है, ठीक है। लास्ट लाइन है अनबोर्न वर्ड स्टिल क्वाइट ऑन माई लिप्स, कि कुछ ऐसे अल्फाज हैं पोइट के कि जो वो अभी तक जो है वो कहते हैं कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अनबोर्न वर्ड्स के ऐसे वर्ड्स जो मैंने अभी कुछ कहे नहीं हैं, स्टिल क्वाइट ऑन माई लिप्स के कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो कि मेरे लिप्स के अंदर ही हैं, मतलब उसकी ज़बान के अंदर ही हैं, कि वो उनको उन्होंने और कुछ लिखा नहीं है। लेकिन क्या यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि पोइट और भी कुछ लिखना चाह रहे हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, अनबोर्न वर्ड्स हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि मैंने नहीं कहे और वो अभी भी मेरी जो है वो ज़ुबान पर हैं। मतलब पोइट और भी कुछ लिखना चाहते हैं, लेकिन फिर उन्होंने स्टिल यहाँ पे जो है उन्होंने अपनी पोइम को ख़त्म कर दिया। इसी लाइन के साथ हमारी पोइम जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो इस पोइम के अंदर हमें जो है वो पोइट ने हिस्ट्री जो है अमेरिका की उसको प्रेजेंट किया है, और उसकी जो कंटिन्यूस स्ट्रगल थी बिटवीन द डोमिनेटर एंड द डोमिनेटेड, मतलब जो कोलोनाइजर्स थे और जो कोलोनाइज थे उनके दरमियान में जो स्ट्रगल थी, जो कंटिन्यूस स्ट्रगल थी, उसको जो है वो इस पोइम के थ्रू उन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो यही थी आज की वीडियो। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ जो है ज़रूर